आखिर नियामक निकाय क्या होता है, इसके बारे में हम लोग एक सामान्य जानकारी देखते हैं। इसके प्रकार कितने होते हैं, कितने तरह का होता है और इसकी आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और समस्याएं क्या है इससे जुड़ी हुई है उन्हें भी देखेंगे। और विनियामक निकायों में सुधार हेतु कदम कौन कौन से उठाए गए हैं उन पर भी हम लोग बात करेंगे। और इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फिर स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी वनडे एग्जाम की। नियामक निकाय क्या है? तो आप देखिए, नियामक निकाय वे संगठन है जो अर्थव्यवस्था के विशिष्ट क्षेत्रों की निगरानी और विनियमन करने, निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करने और सार्वजनिक हितों की रक्षा करने के लिए स्थापित किए जाते हैं। वर्ष 1991 से एलपीजी सुधारों के बाद एकाधिकार को रोकने और बैंकिंग, बीमा और पूंजी बाजार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को विनियमित करने के लिए कई प्राधिकरणों का गठन किया गया है। अधिकांश नियामक निकाय अर्ध न्यायिक प्रकृति के हैं और मुख्य रूप से दो प्रकार के नियामक निकाय हैं, अर्थात वैधानिक नियामक निकाय जैसे आप देखते हैं सेबी हो गया, और एक आप देखते हैं कि 100 नियामक निकाय जैसे आप देखिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया। इसके आप देख रहे हैं कि ये काम है कोर फंक्शन ऑफ रेगुलेटरी बॉडी, इन्फोर्सिंग आप देखिए रेगुलेशन, इम्प्लीमेंटिंग करेक्टिव एक्शन, एक कंडक्टिंग ये आप देखिए इंस्पेक्शन, और इशूइंग लाइसेंस, ये आप सभी देख रहे हैं इसके काम की बात हो रही है। इसकी अगर आवश्यकताओं की बात करें तो उपभोक्ता हितों की रक्षा करना, मानकों को लागू करना और निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना। उदाहरण के लिए खाद्य सुरक्षा के लिए फसाई, दूर संचार मूल्य निर्धारण के लिए ट्राई आपको देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मार्ग निर्धारित करना, उदाहरण के लिए पर्यावरण के लिए सीबी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बाजार स्थिरता, तो धोखाधड़ी को रोकना और वित्तीय स्पर्धा को बढ़ावा देना, उदाहरण के लिए वित्तीय बाजारों के लिए सेबी, निष्पक्ष वित्तीय स्पर्धा के लिए सीसीआई। आर्थिक विकास की बात करें तो क्षेत्रीय विकास को समर्थन देना, जैसे वित्तीय स्वास्थ्य के लिए आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, केंद्रीय बैंक है ना, 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। बीमा के लिए IRDAI तथा निवेश आकर्षित करना। विधिक अनुपालन की बात करें तो कानून और पारदर्शिता को कायम रखना, उदाहरण के लिए कानूनी अनुपालन के लिए CBC-ED। और नैतिक मानक की बात करें तो व्यवसायिक नैतिकता को विनियमित करना, उदाहरण के लिए विधिक पेशेवरों के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बात होती है। उदाहरण के लिए आप देखिए 30 से अधिक नियामक निकाय, इनमें से कुछ प्राधिकरण इस प्रकार हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ऋण आपूर्ति, बैंकिंग परिचालन की देखरेख करता है और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। सेबी तो प्रतिभूति बाजार को विनियमित करता है, निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करता है और निवेशकों को सुरक्षा करता है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI बीमा क्षेत्र को विनियमित करता है तथा निष्पक्षता और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करता है। कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय MCA तो कॉरपोरेट प्रशासन को विनियमित करता है और हितधारकों के हितों की रक्षा करता है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और पेंशन उद्योग विकास की देखरेख करता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ये PNGRB की स्थापना PNGRB अधिनियम 2006 के तहत की गई, जो पेट्रोलियम उत्पादों, प्राकृतिक गैस और संबंधित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए तकनीकी और सुरक्षा मानक निर्धारित करता है। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग या केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली विद्युत उत्पादन कंपनियों के टैरिफ का विनियमन करता है, उनके अंतरराज्यीय परिसंघ की देखभाल करता है। समस्याओं की बात करें तो स्वतंत्रता का अभाव, ट्राई जैसे भारतीय विनियामकों को मंत्रालयों के हस्तक्षेप का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी स्वायत्तता तथा निष्पक्षता पर प्रभाव पड़ता है। वित्तीय स्वायत्तता का अभाव, वे बजट के लिए मंत्रालय की स्वीकृति पर निर्भर रहते हैं तथा अधिशेष धनराशि भारत की समेकित निधि में वापस कर दी जाती है, जिससे वित्तीय स्वतंत्रता सीमित हो जाती है इनकी। और अप्रभावी नियुक्ति प्रक्रिया, तो आप देखिए शीर्ष अधिकारियों के पदों पर सामान्यतः सेवानिवृत्त सिविल सेवकों की नियुक्ति कर दी जाती है, जिनमें विनियामक विशेषज्ञता का अभाव होता है और जिससे विश्वसनीयता और दक्षता प्रभावित होती है। संसदीय जवाबदेही का अभाव, तो इन विनियामक निकायों पर संसद की पर्याप्त अन्वेक्षा का अभाव है और जिससे उनके निर्णयों में सार्वजनिक उत्तरदायित्व का अभाव बढ़ता जा रहा है और पारदर्शिता प्रभावित हो रही है इसमें। और उदाहरण के लिए आप देखिए सेबी प्रत्यक्ष रूप से वित्त पर आप देखिए संसद की स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी नहीं है। हितधारकों के साथ अपर्याप्त सहभागिता, भारतीय विनियामक निकाय प्रायः हितधारकों के साथ सहभागिता करने में विफल रहते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जिनमें लोक तथा उद्योग की आवश्यकताओं का पर्याप्त समावेशन नहीं होता है।
उदाहरण हेतु विनियामक निर्णयों के संबंध में सेबी के अस्पष्ट संचार से बाजार सहभागियों के बीच अनिश्चितता उत्पन्न होती है। खंडित विनियामक ढांचा, विभिन्न वित्तीय खंडों, बीमा, बॉन्ड, डेरिवेटिव की निगरानी अलग अलग विनियामक निकायों द्वारा की जाती है, जिससे बाजार की दक्षता में बाधा उत्पन्न होती है। उदाहरण हेतु बीमा और बॉन्ड के लिए अलग अलग विनियामक निकायों से क्रेडिट डिफॉल्ट, स्वयं ऋण चूक पर बीमा और कॉर्पोरेट ऋण बाजार की वृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। अब बात आती है विनियामक निकायों में सुधार हेतु कदम। तो द्वितीय एआरसी की 12वीं रिपोर्ट में सुझाव दिया गया क्या क्या? भ्रष्टाचार को कम करने के लिए विनियामक प्रक्रियाओं को सरल, कारगर और पारदर्शी, नागरिक अनुकूल बनाना चाहिए तथा इसकी विवेकाधीन शक्तियां निर्धारित की जानी चाहिए। विनियामक अभिकरणों के आंतरिक पर्यवेक्षण और स्वतंत्र मूल्यांकन में सुधार करना चाहिए। प्रवर्तन को सरल बनाने के लिए कराधान और लोक स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में स्वनियमन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। बात आती है द्वितीय एआरसी की ये 13वीं रिपोर्ट की अनुशंसा है। इसमें मंत्रालयों को विनियामक निकायों के उद्देश्यों और भूमिकाओं को रेखांकित करते हुए एक प्रबंधन वक्तव्य तैयार करना चाहिए। स्थिरता और स्वतंत्रता के लिए विनियामक पदाधिकारियों की नियुक्ति, पदावधि और निष्कासन में एकरूपता सुनिश्चित जानी चाहिए। और उत्तरदायित्व के लिए स्थायी समितियों के माध्यम से आप देखते हैं कि क्या विनियामक निकायों की संसदीय निगरानी को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। ये आप देखिए सेबी के बारे में भी जान लीजिए। सेबी एक सांविधिक निकाय है, एक असंवैधानिक निकाय, और जिसकी स्थापना सेबी अधिनियम 1992 के तहत की गई थी। इसका गठन 12 अप्रैल 1988 को भारत सरकार के एक प्रस्ताव के माध्यम से एक असंवैधानिक निकाय के रूप में किया गया था। और आप देखते हैं कि सेबी से पहले पूंजी निर्गम नियंत्रक, जो पूंजी निर्गम नियंत्रण अधिनियम 1947 के तहत विनियमित था, पूंजी बाजारों का विनियामक प्राधिकरण था। उद्देश्य की बात करें तो सेबी का मुख्य कार्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और भारत में प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना तथा इसे विनियमित करना। संरचना की बात करें तो सेबी के बोर्ड में एक अध्यक्ष तथा अन्य पूर्णकालिक एवं अंशकालिक सदस्य शामिल होते हैं। प्रतिभूति अपील प्राधिकरण में सेबी के निर्णयों के विरुद्ध की गई अपीलों की सुनवाई की जाती है और इसकी शक्तियां सिविल न्यायालय के समान होती हैं। प्रमुख दायित्वों की बात करें तो आप देखते हैं कि यह जारीकर्ता को वित्त जुटाने में सक्षम बनाता है, निवेशकों के लिए सुरक्षा और सटीक जानकारी सुनिश्चित करता है तथा मध्यस्थों के लिए प्रतिस्पर्धी बाजार को बढ़ावा भी देती है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये कहानी किसकी? नियामक निकायों की बात हो रही है। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।